ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शास्त्र इस शब्द से बुद्धि में प्रतिशब्द उत्पन्न होता है साइंस, लेकिन ऐसा नहीं है। साइंस इस शब्द का लैटिन मूल है सायर, जिसका अर्थ है नो। उससे ही लैटिन में रूप बनता है साइंशिया, जो ओल्ड फ्रेंच से लेकर मिडिल इंग्लिश तक आते आते साइंस बन जाता है। तो साइंस का अर्थ होता है नॉलेज। इसी प्रकार से संस्कृत में प्रतिशब्द है दर्शन। दर्शन में दृश्य यह ज्ञानार्थक धातु है, उससे करण अर्थात साधनवाचक ल्युट प्रत्यय होता है। दृश्यते यथार्थ तत्वम अनेन इति दर्शनम, जिसके सहाय से वस्तु का यथार्थ स्वरूप जाना जाता है, उसे दर्शन कहते हैं। इसी प्रकार से साइंस की परिभाषा आधुनिक दृष्टया की जाती है। दर्शन को फिलॉसफी यह प्रतिशब्द दिया गया था, क्योंकि पाश्चात्य विश्व में उनका जो पहला ज्ञात ग्रीक फिलोसोफर था एरिस्टोटल, उससे लेकर 19वीं शताब्दी तक फिलॉसफी यह शब्द ज्ञान इस अर्थ से ही प्रचलित था। न्यूटन का 1687 में लिखा गया पुस्तक, जो बाद में फिजिक्स का पुस्तक जाना गया, उसका नाम था मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलॉसफी। 19वीं शताब्दी में फिलॉसफी से अलग अलग शाखाएं निकाल के उन्हें साइंस का रूप दिया गया। इसीलिए फिलॉसफी को तत्वज्ञान यह प्रतिशब्द प्रचलित था। तत्व इस शब्द का अर्थ है वस्तु का यथार्थ स्वरूप, और तत्वज्ञान का मतलब है वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान। यही तो साइंस का और दर्शन का उद्देश्य है। लेकिन अभी फिलॉसफी यह तत्वज्ञान का प्रतिशब्द नहीं हो सकता, क्योंकि पाश्चात्य जो फिलॉसफी अभी है वो जीवन मूल्य या नीति विषयक विचार इस अर्थ से ही प्रचलित है। साइंस के नाम से आयुर्वेद फिर दर्शन कहलाया जाना चाहिए, लेकिन भारतीय परंपरा में दर्शन से आयुर्वेद की श्रेणी कुछ अलग है। आयुर्वेद को उपवेद माना गया है। विष्णु पुराण में 14 विद्याओं में 4 उपवेद भी जोड़े गए हैं और 18 विद्याओं का वर्णन किया है, इसलिए आयुर्वेद को विद्या कहा गया है। आधुनिक दृष्टि से विचार करें तो मेडिकल साइंस को अप्लाइड साइंस कहते हैं, इसलिए आयुर्वेद को अप्लाइड साइंस कह सकते हैं। फिर शास्त्र क्या हुआ? जिस धातु से शिष्ट शब्द बना है उसी धातु से शास्त्र शब्द बना है। शास धातु का अर्थ है उपदेश। शास्त्र यह शब्द उपदेश या निर्देश इस अर्थ का है। सर्वलक्षण संग्रह में शास्त्र की व्याख्याएं दी है। हित शासकम शास्त्रम, जिस ग्रंथ में हित उपदेश किया जाता है उसे शास्त्र कहा जाता है। लोक अनधिगतार्थ ज्ञापकम, जो ग्रंथ सर्वसामान्य जन को अज्ञात अर्थ विषय प्रतिपादन करता है उसे शास्त्र कहते हैं। एक प्रयोजनोपनिबद्ध अशेषार्थ प्रतिपादकम, एक प्रयोजन से संबद्ध संपूर्ण विषय का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ शास्त्र कहलाता है। आयुर्वेद में भी इसी तरह तत्र आयुर्वेदः शाखा विद्या सूत्रम ज्ञानम शास्त्रम लक्षणम तंत्रम इति अनर्थांतरम, ऐसा कहा गया है। शास्त्रम तंत्रम समान अर्थ से प्रचलित संज्ञाएं हैं। तो यह कह सकते हैं कि बुक प्रेजेंटिंग थियोरीज, प्योर साइंस, अप्लाइड साइंस एक्सेट्रा मे बी कॉल्ड एज शास्त्र। शास्त्र में जो विषय बताए गए हैं उनका अर्थबोध योग्य प्रकार से होने के लिए शास्त्र की रचना विशिष्ट प्रकार से की जाती है, उसे शास्त्र प्रवृत्ति कहते हैं। उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा यह शास्त्र प्रवृत्ति है। उद्देश्य नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्यः,
अथवा दूसरी व्याख्या की गई है नामना पदार्थ संकीर्तनम उद्देश्यः। शास्त्र के जो विषय है उनका नाम मात्र से संकलन करना उसे उद्देश्य कहा जाता है। उसी विषय के जो अंतर्गत भेद होते हैं उनका भी चयन नाम मात्र से किया जाता है, उसे विभाग कहते हैं। विभाग यह कोई अन्य प्रवृत्ति नहीं है, वो उद्देश्य का ही विभाग होता है। ऐसा कह सकते हैं कि अभी पुस्तक में जो अनुक्रमणिका होती है जिसमें प्रधान विषय तथा उनके भेद नाम से कहे जाते हैं उसे उद्देश्य कह सकते हैं। तर्क संग्रह में आरंभ में ही ग्रंथ का उद्देश्य पूरा बताया है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सप्त पदार्थाः। उसी में से प्रधान विषय जो एक है द्रव्य, उसका विभाग बताया है आगे। तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजो वायवाकाश कालादिकात्म नामसि नवैव। दूसरा प्रधान विषय जो सामान्य, उसका विभाग भी बताया है परम परंचेति द्विविधम सामान्यम। यह उद्देश्य और विभाग आयुर्वेद में तंत्रयुक्ति स्वरूप में वर्णित है। उद्देश्य तंत्रयुक्ति इसका विवरण किया है समास वचनम उद्देश्यः। संक्षेप से विषय कहना उसे उद्देश्य कहते हैं। जिस प्रकार वायु पित्तं कफश्चेति त्रयो दोषा समास कहा। संक्षेप से 3 दोष है, वायु पित्त और कफ। आयुर्वेद का तो संक्षेप हेतुलिंग औषध ज्ञानम इस सूत्र से किया है। शल्य संक्षेपतः यत्किंचिद आबाधकरम शरीरे तत्सर्वम शल्यम। जो भी शरीर में पीड़ा देता हो वह शल्य है। विभाग यह तंत्रयुक्ति निर्देश नाम से आयुर्वेद में आती है। विस्तर वचनम निर्देशः। जो संक्षेप से बताया है उसका विवरण इसे निर्देश कहते हैं। जैसे 3 दोष संक्षेप से बताए हैं उनका विस्तर होता है सप्तपंचाशत संयोग। तत्र रूक्षो लघुशीताखर सूक्ष्मश्चलो नीलः। यह वायु का गुणात्मक निर्देश है। शारीर और आगंतु यह शल्य के प्रकार, यह शल्य का निर्देश है। इसके अलावा एक अतिरिक्त तंत्रयुक्ति विधान नाम से आयुर्वेद में आती है। प्रकरणानुपूर्व्या अभिहितम विधानम। आनुपूर्वी अथवा चंद्रट ने जैसे बताया है परिपाट्या अर्थकथनम। परिपाटी, आनुपूर्वी, परिपाटी, इसका अर्थ है क्रमशः, क्रम के अनुरोध से। उद्देश्य में जिस क्रम से विषय कहा गया है उसी क्रम से विवेचन आगे आना चाहिए, उसे विधान तंत्रयुक्ति कहते हैं। अगर कहीं क्रमभंग हो तो किसी कारण से हो सकता है। दूसरी शास्त्र प्रवृत्ति है लक्षण। ग्रंथ में जो विषय आया है वह इतरों से, इतर विषयों से अलग समझ में आना चाहिए और उस विषय का व्यवहार होना चाहिए। इन दो प्रयोजन से लक्षण यह प्रवृत्ति आती है। इतर भेदानुमान, इतर वस्तुओं से भिन्न ज्ञान, और व्यवहार इसका अर्थ है ज्ञानजनक शब्द प्रयोग। विषय की संज्ञा, विषय का स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए। लक्षण की परिभाषा की जाती है असाधारणः धर्मः लक्षणम। साधारण धर्म इसका अर्थ है जो सभी वस्तुओं पर रहता है वह साधारण है, सामान्य। असाधारण जो उसी एक वस्तु पे रहता हो ऐसा धर्म, उसे लक्षण कहा जाता है। यह लक्षण जिसका किया जाता है उसे लक्ष्य कहते हैं। लक्षण सभी लक्ष्यों पे रहना चाहिए और जो लक्ष्य ना हो उस पे नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वह सदोष लक्षण हो जाएगा। इसलिए लक्षण की निर्दोष परिभाषा की जाती है। तदेव ही लक्षणम यद अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव रूप दोषत्रय शून्यम। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव यह लक्षण के 3 दोष हैं। इन दोषों से रहित जो हो वह लक्षण निर्दोष लक्षण कहलाता है। अव्याप्ति लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम अव्याप्ति। जिसका लक्षण करना हो उसके कुछ अंशों पर अगर लक्षण नहीं रहे तो उसे अव्याप्त लक्षण कहा जाता है। जैसे कपिलवर्ण जिसका हो वह गौ है, ऐसा अगर गौ का लक्षण किया तो जो काली या सफेद गौ है उन पे यह लक्षण नहीं रहेगा, इसलिए यह अव्याप्त लक्षण हो गया।
अतिव्याप्ति अलक्ष्य वृत्तित्वम अतिव्याप्ति। लक्षण लक्ष्य पे तो रहता है, लेकिन जो लक्ष्य नहीं है ऐसे भी कई वस्तुओं पे रहता है, तो उसे अतिव्याप्त लक्षण कहा जाता है। जैसे कि जिसे सींग हो वह गौ है, ठीक है, गौ के तो सींग होते हैं, लेकिन महिषी, भेड़, बकरी, हिरन और कई प्राणी ऐसे हैं जिनके सींग होते हैं, तो गौ पे तो ये लक्षण रहता ही है, और जो गौ नहीं है ऐसे कई प्राणियों पे यह लक्षण रहता है, इसलिए यह अतिव्याप्त लक्षण हो गया। लक्ष्य मात्र अवर्तनम असंभवः, जो भी लक्ष्य है उन पे जो रहता ही नहीं उसे असंभव लक्षण कहा जाता है। जिस तरह एक शफत्वम, यह अगर गौ का लक्षण किया, गौ का जो पैर होता है उसका शफ, खुर, वो बीच में विभक्त होता है, एक शफ नहीं होता है। एक शफत्व लक्षण तो घोड़ों पे रहता है या गधों पे रहता है, तो इसलिए यह असंभव लक्षण हो गया। जो लक्षण इन तीनों दोषों से रहित हो वह निर्दोष लक्षण होता है। जिस तरह सासनादिमत्वम गो लक्षणम, सासना जिसकी हो, गौ के गले के नीचे जो एक चमड़ी होती है उसे सासना कहते हैं। सासनादिमत्वम, यह गौ का निर्दोष लक्षण हो गया। इस लक्षण के दो प्रकार होते हैं, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण यह वस्तु का स्वरूप होता है, अलग तो करता है अन्य वस्तुओं से, लेकिन वस्तु का स्वरूप कहलाता है, इसलिए व्यवहार, यह इसका प्रयोजन है, यह वस्तुओं पे नित्य रहता है। स्वरूप लक्षण और लक्ष्य यह एक ही होते हैं। लक्षण लक्ष्य का स्वरूप होता है, इसलिए वो लक्ष्य से अलग किया नहीं जा सकता। जिस तरह गंधवती पृथ्वी यह लक्षण है, तो गंधवती यह लक्षण है और पृथ्वी यह लक्ष्य है। गंध से युक्त और पृथ्वी, इसमें कोई भेद ही नहीं है, जो गंध से युक्त है वही तो पृथ्वी है। इसी प्रकार से शीत स्पर्शवत्यः आपः, उष्ण स्पर्शवत् तेजः, तर्क संग्रह में जो भी लक्षण है वह सभी स्वरूप लक्षण है। तटस्थ लक्षण यह वस्तु का स्वरूप नहीं होता है, इसका प्रधान प्रयोजन इतर वस्तुओं से उस वस्तु का भेद यह होता है। स्वरूप ना होने के कारण यह लक्ष्य पे नित्य रहता नहीं है, और लक्षण अलग होता है, लक्ष्य अलग होता है। जैसे गंधा पृथिव्याः लक्षणम, यहाँ गंध यह लक्षण है और पृथ्वी यह लक्ष्य है। तो गंध या पृथ्वी का गुण है, तो गुण द्रव्य से अलग होता है। गुण और द्रव्य इनमें भेद होता है। अब यहाँ ऐसे लगेगा कि गंध तो पृथ्वी में नित्य रहता है, तो यहाँ यह जानना चाहिए कि यह वैशेषिकों का वर्गीकरण है। वैशेषिकों के अनुसार द्रव्यम उत्पन्नम निर्गुणम तिष्ठति, एक क्षण निर्गुण रहता है द्रव्य उत्पन्न होने के बाद, और बाद में उस पे गुण उत्पन्न होता है, इसलिए वह कदाचित अस्तित्व में होता है, नित्य नहीं रहता है। तटस्थ लक्षण के दो भेद हैं, विशेषण और उपलक्षण। विशेषण यह लक्षण लक्ष्य का विशेषण होता है। जिस प्रकार से काकवत देवदत्तस्य गृहम, देवदत्त का घर कौन सा है, तो जिसपे कौवा बैठा है वह देवदत्त का गृह है। यहाँ कौवा देवदत्त के गृह का विशेषण हो गया। उपलक्षण में लक्ष्य के कुछ धर्म बताए जाते हैं, उनसे अन्य धर्मों का ग्रहण किया जाता है। जिस प्रकार से भगवा वस्त्र जिसने पहना है वह साधु है, तो यहाँ साधु के जो अन्य धर्म वैराग्य, ज्ञान, तप, शम, दम, इनका ग्रहण एक लक्षण से हो जाता है। यह दो जो दृष्टांत है वह सर्वसामान्य बुद्धि गम्य है। विद्वान गम्य एक दृष्टांत है। ब्रह्म का लक्षण जो तैत्तरीय उपनिषद में बताया है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते यस्मिन् जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते अभिसंविशन्ति तत् ब्रह्म, यह ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है, जिससे यह भूतमात्र उत्पन्न होते हैं, जिसमें भूतमात्र अस्तित्व में रहते हैं और लय के समय पुनः
जिसके पास जाके जिसमें विलीन होते हैं वह ब्रह्म है। यह ब्रह्म का स्वरूप तो नहीं हुआ। इससे यह समझ में आता है कि ब्रह्म भूतमात्र का उपादान कारण है। तो भूतमात्र का उपादान कारणत्व यह कोई ब्रह्म का स्वरूप नहीं है, इसलिए इसे तटस्थ लक्षण कहा जाता है। ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्य ज्ञान अनंत यह ब्रह्म का स्वरूप है। तीसरी शास्त्र प्रवृत्ति है परीक्षा। परीक्षा इसका अर्थ है लक्षण के द्वारा लक्ष्य का विचार करना, परीक्षण करना। जो लक्षण बताया है उसके द्वारा लक्ष्य का परीक्षण करके वस्तु के स्वरूप का निर्णय हो जाता है। इसलिए परीक्षा की परिभाषा दी है तर्क प्रमाणादिना वस्तु तत्वावधारणम। वस्तु के तत्व का, स्वरूप का अवधारण, निश्चय, तर्क प्रमाण इत्यादि साधन के द्वारा वस्तु के स्वरूप का निर्णय करना, इसे परीक्षा कहा जाता है। इसी प्रकार से चक्रपाणि ने बताया है परीक्षते व्यवस्थाप्यते वस्तु स्वरूपम अनया इति परीक्षा। जिसके सहाय से वस्तु का स्वरूप निर्णित किया जाता है उसे परीक्षा कहते हैं। वस्तु स्वरूप का निर्णय किस साधन से होता है? वस्तु विषय, इसे कहते हैं प्रमेय, और वस्तु के स्वरूप का परीक्षण करने के लिए साधन है प्रमाण। प्रमाण के सहाय से प्रमेय का यथार्थ ज्ञान होता है, इसलिए परीक्षा प्रमाण कहलाती है। शास्त्र में उद्देश्य और लक्षण अल्प बताए जाते हैं, विषयांश अल्प होता है। अधिकतम जो बताया जाता है वह परीक्षा होती है। वस्तु का स्वरूप कहने के लिए, विषय का स्वरूप विस्तार से समझने के लिए ग्रंथ की प्रवृत्ति होती है, इसलिए परीक्षा यह प्रधान प्रवृत्ति है। इसी प्रकार के वीडियोस लेके फिर से आऊँगी। अगले वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपकी कोई सूचना हो, प्रश्न हो तो नीचे कमेंट्स में लिखिएगा या फिर मुझे मेल कीजिएगा। मेरा मेल आईडी है amruta.kratu@gmail.com। धन्यवाद।